हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बायोलॉजी का जो अपना टॉपिक चल रहा था आनुवांशिकता, उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। जो जो देखा था लास्ट टाइम, उसके बाद में उसको स्टार्ट करेंगे जो भी अपना नेक्स्ट है। तो सबसे पहले आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकी क्या होती है? जो जनक से माता पिता में वे लक्षण, ऐसे लक्षण जो जनक से माता पिता से स्थान में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, सॉरी, ऐसे लक्षण जो माता पिता से किसी बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी लक्षण बोलते हैं। जीन्स क्या होते हैं? ये इनको लेके जाते हैं, मतलब इनके थ्रू होते हैं किसी आनुवांशिक लक्षण को माता पिता से संतान में ले जाने वाली रचना। ठीक है, जीन्स होती है। जीन्स जो शब्द जहानसन ने दिया, जीन्स के स्थान पर कारक या फैक्टर शब्द दिया गया। इसके बाद में यह शरीर के प्रत्येक लक्षण का निर्धारण करता है। जैसे आंखों का रंग, ये हमने देख लिया था लास्ट टाइम। आनुवांशिकता की इकाई जो है वो जीन्स है। जीन्स जहाँ पे लोकेट करते रहते हैं वहाँ पे वो उनकी लोकेशन कहलाती है। और वो कोशिका में रहते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्र के अंदर केंद्रिका और गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी। इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केंद्रिका की खोज फोंटोना ने, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने, जीन्स जहानसन ने, क्रोमोसोम गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर और वाल्डेयर ने की। ठीक है, ये हमने अच्छे से याद कर लिया था, बस रिवाइज कर रहे हैं। आनुवांशिकता क्या होती है? माता पिता या जनक से संतान में पहुंचना। लक्षण का, आनुवांशिकी लक्षण का माता पिता से संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर लिया था, अच्छे से याद कर लिया था। बस अपन यहाँ पे रिवाइज ही कर रहे हैं। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इसने मटर के उद्यान मटर पे और हारेशियम दोनों पे क्या किया? अपना प्रयोग किया। ये इसका पॉपुलर रहा, ये इसका फेमस नहीं हुआ, इसको इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? जेबी बेटसन ने दिया। उसके बाद में आधुनिक आनुवांशिकता का जनक जेबी बेटसन और प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक टीएच मार्शन, जिसने फल मक्खी पे प्रयोग किया। फिर हमने कल पढ़ा था आनुवांशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। मेंडल से पहले वाला काल, मेंडल के बाद वाला काल और मेंडल का काल। तो प्री मेंडेलियन काल, मेंडेलियन काल और पोस्ट मेंडेलियन काल। ठीक है, अब प्री मेंडेलियन काल में कौन कौन से वैज्ञानिक रहे हैं? पाइथागोरस, कार्ल र्यूटर, गार्टर, एम्फीडेकल्स, विजमान और लेमार्क। ये रहे प्री मेंडेलियन काल के वैज्ञानिक। फिर मेंडेलियन काल का कौन कौन है? इसमें मेंडल की जीवनी पढ़ेंगे और मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे। और इसमें एक वैज्ञानिक है जो बहुत फेमस था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये मेंडेलियन काल का वैज्ञानिक है, साथ में चार्ल्स डार्विन। और फिर इसके बाद का जो रहा वो क्या रहा? उसके बाद में कौन कौन वैज्ञानिक? हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज, इसने इवनिंग प्रिमरोज पे अपना प्रयोग किया। ये तीनों फेमस हैं, ये आने के चांसेस हैं, ये आने के रेयर चांसेस हैं। ठीक है, कि पहले वाले काल में कौन कौन से वैज्ञानिक थे। बट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भी वही थ्योरी दी थी जो मेंडल ने दी थी। पहले मेंडल ने दी थी, फिर वो फेमस नहीं हुई तो इनको पता नहीं था कि मेंडल ने दे दी, तो इन्होंने तीनों ने एक ही कंक्लूज़न पे पहुँचे थे। ठीक है, हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज, जिसने इवनिंग प्रिमरोज पे अपना प्रयोग किया। जर्मनी का कार्ल कोरेंस, जिसने मक्का पे अपना प्रयोग किया। और ऑस्ट्रेलिया का इरिक वॉन सरमेक, जिसने पुष्पों पे अपना प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ी थी मेंडल की जीवनी। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ब्रोन शहर के सिविया गांव में हुआ। अपना अध्ययन गणित व सांख्यिकी में किया। पात्रता परीक्षा में असफल रहे, इनके पास कोई पद नहीं मिला इसकी वजह से। तो इन्होंने क्या करा? आगिस्टिनियन चर्च में पादरी का पद ग्रहण किया, जहाँ से ग्रेगोर की उपाधि प्राप्त हुई। उसने अपने नाम के आगे ग्रेगर जॉन मेंडल लगा लिया, फिर ग्रेगर। ठीक है, इसने प्रयोग, ये इम्पोर्टेंट, 1856 से 1863 तक इसने क्या किया? 56 से 63 तक
मटर के पौधे पर प्रयोग किया। फिर मेंडल ने कार्ल लेगली की सलाह पर हाइरेशियम पादप पर भी प्रयोग किया। ठीक है, हाइरेशियम पादप पर प्रयोग किया। फिर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मेंडल ने अपना ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस पत्रिका में मेंडल ने अपना प्रयोग प्रकाशित किया 1866 में, बट दैट्स नॉट वर्क। अंत में मेंडल की मृत्यु हो गई 84 में, 6 जनवरी 84, और 22 जुलाई 82 को इसका 1822 में 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ। 6 जनवरी 84 में इसकी मृत्यु हो गई। अब मेंडल का जो प्रयोग है वो सफल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके पास कोई वैज्ञानिक पद नहीं था, संचार साधनों का अभाव था, अपना निष्कर्ष किस में, गणित और सांख्यिकी में दिखाया, इसलिए बायोलॉजी को जो वैज्ञानिक थे उनको रुचिकर नहीं लगा। फिर उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन बहुत पॉपुलर थे। उसकी पुस्तक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो हमने किया। अब पढ़ते हैं मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, कि भाई मेंडल को सफलता कैसे मिली, उसका प्रयोग किया था उसने, बाद में पॉपुलर क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले है उसने जो पौधा चुना था वो सही था सबसे पहले तो, क्योंकि पौधा का चयन किया, और वो पौधा कौन सा था? उद्यान मटर का पौधा था। क्यों था वो सही? क्योंकि उसमें एक तो वो 3-4 महीने के भीतर उसकी पीढ़ी ख़त्म हो जाती है, मतलब 3-4 महीने के भीतर पौधा उगाओगे और उसके बाद में वो पककर तैयार हो जाएगा 3-4 महीने में, और वापस आप उसके मतलब उसके बीज की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब नई पीढ़ी आ जाएगी, और 4 महीने के भीतर तक वो नई पीढ़ी भी पक जाएगी, उसको भी आप दोबारा उगा सकते हो। तो इसका एक टाइम था, पीरियड था, वो कम था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसलिए उसका जो पौधे का चयन करना है वो सही रहा। अब इसका पौधे का चयन है, कभी कभी वो इसका वानस्पतिक नाम भी दे देता है, कभी कभी कुल या फैमिली, कौन से कुल या फैमिली पे ऐसे पूछ लेता है कि मेंडल ने कौन से फैमिली पे अपना प्रयोग किया। तो या फिर धान मटर न देके पायसम सेटाइवम भी दे देता है, कि मेंडल ने 2-3 नाम और दे देगा कि मेंडल ने कौन से पादप पर अपना प्रयोग किया। तो पायसम सेटाइवम में क्या होता है? उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम। तो पहले वाला होता है वो तो वंश का नाम होता है, दूसरा सेटाइवम जाति का नाम होता है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट है कि कुल का, फैमिली का नाम क्या होता है? तो जिसमें फली लगी होती है वो लेग्यूम फैमिली होती है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। पाइसम सेटाइवम इसका वानस्पतिक नाम है, उद्यान मटर इसका नेचुरल नाम है जो अपन यूज़ करते हैं, और लेग्यूमिनेसी इसका कुल है। ठीक है, अब इसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? जैसे मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वैसे ही इसमें 7 जोड़ी या फिर 7 लक्षण होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं या फिर 7 जोड़ी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जो बताया कि इसी पादप का चयन क्यों किया? क्योंकि मटर के पौधे को कम समय में, कम स्थान में आसानी से उगाया जा सकता है। कम समय में 3-4 महीने ही होते जीवन काल, इसलिए कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। मटर का अब बाकी दो हैं कि मटर का जो पुष्प होता है वो एक तो बंद होता है। ठीक है, ये मटर का पुष्प हो गया, ये होता है बंद। तो इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो आसानी से हो सकती है, कि इसमें बाह्य निषेचन की आवश्यकता नहीं होती कि हवा आएगी उसकी वजह से ही निषेचन होगा, ऐसे सब की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ये अंदर ही क्या होता है, स्त्रीकेशर होता है। ठीक है, और अंदर ही पुंकेसर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक स्त्रीकेसर होता है और आई थिंक 7 पुंकेसर होते हैं। तो यहाँ से पुंकेसर की इसमें क्या बोलते हैं, ये मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ एक बार, फिर अपन आगे देखेंगे। देखो ये क्लास का डायग्राम है जो टीचर ने बनाया था, तो मैंने फ़ोटो ही क्लिक करी है, वहाँ से खुद से नहीं बनाया। तो ये
मैं जो बता रही हूँ ये हो गया कि कौन, ये पुष्प हो गया किसका, मटर का पुष्प। अब उसने मटर का पुष्प ही क्यों चुना? अब देखो मटर के पुष्प में क्या होता है, ये होता है ये वाला स्त्री केसर, ठीक है, ये मादा होती है। ओके, इस मादा का जो ऊपर वाला ये वाला भाग है ना, ये होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये जो इसका सीधा वाला भाग होता है ये होता है वृत्तिका, और ये होता है अंडाशय, जिसमें नीचे वाला भाग है ना ओरी, जैसे मादा में होता है, स्त्रियों में होता है वही वाला अंडाशय, ठीक है। और वही प्रोसेस पूरा वही होता है यदि बीज उत्पन्न होता है तो। और ये जो है ये दल या पंखुड़ी बोल दो इनको, ये फूल ही तो है। और ये तीनों इन तीनों ये तीनों जो वर्तिकाग्र और अंडा से मिलके को क्या बनाते हैं, स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब पुंकेसर, एक स्त्री हो गई, दूसरा पुरुष मतलब मादा, और एक मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये स्त्री होगी, स्त्री केसर, जिसके 3 भाग हो, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडा से। अब पुंकेसर, पुंकेसर ये होता है ऐसा 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 इसके ऊपर ऐसे ही, ठीक है। आप कभी फूल को तोड़ के देखना तो आपको दिख जाएंगे उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर और अंडाशय सब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला होता है पराग कोष, डन। ऊपर जो इसके होता है ये कोष होता है जिसमें अंडाणु का नाम है मुझे क्या, जैसे इसमें पराग कण होते हैं, जैसे मेंस में स्पर्म होते हैं वो वाला सीन ही है, वीर्य स्पर्म जो भी है। तो पराग कोष ये वाला, ठीक है। इस कोष के अंदर क्या होते हैं, पराग कण, जो कण इस पे जाएंगे, ठीक है, इस पे जाएंगे और फिर वो जाके अंडे में क्या बोलते हैं, बीज बनेगा, जैसे बच्चा पैदा होता है वह वाला सीन। तो ये क्या हो गया, योजी, इसको योजी बोलते हैं यहाँ, ये है ना, ये वाला, ये हो गया इसका जो तंतु है उसका तो वर्तिकाग्र, इसका ये टहनी टाइप ये तंतु हो गया। तो ये योजी तंतु और पराग कोष मिलके क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बंद होता है, अंदर से बंद होता है, जो फूल होता है, कभी आपने मटर का फूल देखा होगा तो वो अंदर से बंद होता है। फिर ये जो पराग कण है, ये कुछ हवा का झोंका आया, किसी ने पानी डाला है, जैसे भी हिला, तो ये पराग कण इसके अंदर से ये इस पे चले जाते हैं, वर्तिकाग्र पे, ठीक है, जिसको नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं। ये यदि अपन ने खुद किया ये काम कि अपन ने उठा इसको हिला के, या फिर किसी दूसरे के पराग कण डाल दिए यहाँ पे, दूसरे मटर के, दूसरे फूल के, तो वो कृत्रिम हो गया। ये प्रोसेस नेचुरल होता है हवा की वजह से। तो इस पुंकेसर के इस परागकोश के परागकण यहाँ से निकल के और इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा है, स्वपरागण हो गया, मतलब खुद से ही हो गया, ये खुद का ही क्या है, मेल है, मेल मान लो, खुद का ही पुंकेसर है फूल का, और ये खुद क्या है, स्त्री केसर है, ठीक है। ये हो गया। तो ये प्रोसेस कुछ बताया हुआ है क्या, नहीं प्रोसेस नहीं, इस प्रोसेस को स्वपरागण बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम, मतलब खुद का ही पुंकेसर, एक सेम फूल का ही पुंकेसर है, सेम फूल का स्त्री केसर है, दोनों के बीच में निषेचन हुआ, तो ये क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को स्वपरागण बोलते हैं। अब मेंडल ने क्या किया कि इन पुंकेसर को सबको हटा दिया, ठीक है, इसके जितने भी थे इनको हटा दिया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बची, स्त्री केसर बची ओनली। अब इस स्त्री केसर को क्या करेगा, वो दूसरा फूल है वहाँ से पुंकेसर लेगा और उसके परागकण यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीज का निर्माण होगा उसका अध्ययन उसने किया। अब ये सारा अध्ययन मतलब मेंडल ने किया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पादप के चयन का कारण, क्योंकि इसका जीवन काल 3 से 4 महीने होता है, इसलिए कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है,
बंद होता है, तो इसलिए प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है। मतलब इसमें मादा और जो स्त्री और स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली स्त्री केसर ही हो फूल के अंदर, ओनली पुंकेसर ही हो। तो सिंगल ही होगा यदि, तो उसमें परागण करवाएंगे अपन, तो वो मतलब ओनली सिंगल ही है तो वो परागण की क्रिया कैसे होगी स्वपरागण की? वो तो फिर बाहर से कुछ उसके वो लाने पड़ेंगे, प्रा क्या बोलते हैं उसको, पराग कण लाने पड़ेंगे बाहर से। ठीक है, तो मतलब चांसेस और बढ़ जाते हैं बीज बनने के। मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, बंद होता है, इसलिए इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। मटर में 100% अगली संतान या बीज प्राप्त होती है। देखो पास में ही है ये, इसके थोड़ा सा भी हवा का झोंका है, इसके परागकण निकल के अंडाशय की जो ये जो स्त्री केसर उसके वर्तिकाग्र पे पड़ेंगे और बीज का निर्माण होगा। तो ये प्रक्रिया 100% चांसेस हैं ये होने की। तो मटर में 100% अगली संतान या बीज प्राप्त होती है। यदि ये देखो फूल यदि खुला भी होता तो ज़रूरी नहीं है कि जो परागकण हैं वो वर्तिकाग्र पर ही पड़ते, खुले हवा आती तो ये बाहर भी जा सकते थे। ठीक है, तो बीज बंद होता है, इसलिए इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसमें कृत्रिम विधियों द्वारा पर परागण या कृत्रिम संकरण करवाया जा सकता है, जिसके चरण होते हैं। मैंने क्या बोला कि इसको उगाड़ दो, ये जो पुंकेसर है इनको हटा दिया और दूसरे फूल के पुंकेसर से ये सब परागण करवाया गया, जो परागण करवाया गया उसको कृत्रिम परागण बोलते हैं। तो जिसके प्रोसेस ये है विपुंसक। जब भी पुंकेसर को हटा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विपुंसक बोलते हैं। मतलब इनको हटाना विपुंसक कहलाता है। पुष्प की अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसर या प्राग कोष को हटाना विपुंसक कहलाता है। यह विधि प्राकृतिक स्वपरागण को रोकती है। यदि हटाते नहीं तो वो स्वपरागण हो जाता ना, जब वो परिपक्व होता, जब उसमें परागकण बन जाते तो ये इस पे आ जाते। तो इसके लिए उसको अपरिपक्व अवस्था में ही हटा दिया जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं, विपुंसक। और विपुंसित पुष्प एक लिंगी रह जाता है। ये हमने पर देखा कि इसमें ये जो मादा वाला है स्त्रीकेसर है ये सिर्फ अकेला रह जाता है जब उसके पुंकेसर हटा देते हैं, तो फिर उसको थैली से बांध दिया जाता है। ठीक है, विपुंसित एकलिंगी पुष्प को कागज या प्लास्टिक की थैली से ढकना थैलीकरण कहलाता है। ये क्रिया अनचाहा परागण को मादा जन्नांत तक पहुंचने से रोकती है। मतलब अपन ने इसको थैली से बांध दिया, फिर ये परिपक्व होगा, मतलब इसमें अंडे का निर्माण होगा अंडाशय में, तभी इस पे अपन क्या कराएंगे, वो करवाएंगे, क्या बोलते हैं, परागण की क्रिया करवाएंगे। क्योंकि यदि थैली से नहीं बांधेंगे तो क्या पता हवा की वजह से किसी और के क्या परागकण आके वृत्तिकाग्र पे टिक जाएं और क्या बोलते हैं बीज का निर्माण हो जाए। लेकिन अपने को खुद को चुनने हैं कि कौन से परागकण से अपन क्रिया करवाएंगे, अपने को कैसा बीज चाहिए। तो ये अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ा है।